हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 2 में। आज हम उन्हीं अकाउंटिंग टर्म्स को और कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारी जो अकाउंटेंसी की जो वोकैबुलरी है उस पर होल्ड आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में हमने जो टर्म्स पढ़ी थी एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था एंटिटी। एंटिटी क्या है? वो बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे उसका नाम है एंटिटी। उससे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो ये बोलता था कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस की करनी है। उसके बाद हमने पढ़ा था इवेंट। इवेंट में फाइनेंशियल इवेंट हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। हमें जो अकाउंटिंग एंट्री करनी है वो फाइनेंशियल इवेंट्स की करनी है, जिनमें से कोई खाली इवेंट रह सकता है और कोई इवेंट से आगे बढ़ के ट्रांजेक्शन भी बन सकता है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? एसेट के बारे में। एसेट क्या होता है? वो सारी चीजें जो बिजनेस ओन करती है उनको एसेट बोलते हैं। उसका उसका उल्टा क्या है? लायबिलिटी। मैंने बोला था एसेट जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जिन पे बिजनेस का कंट्रोल है, जो बिजनेस की चीजें हैं उनको एसेट बोलते हैं। जिसमें जैसे पढ़ा था कैश है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका स्टॉक है, और भी चीजें आ जाएगी जो बिजनेस की चीजें हैं। हमने बिजनेस अलग बोला, बिजनेस में अलग है। बिजनेस के पास जो चीजें हैं जो बिजनेस की है वो एसेट है, बट जो बिजनेस का उधार है, जो बिजनेस को पे करना है किसी को, जो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जिसमें मैंने पढ़ा था बैंक लोन, आपको एग्जांपल दी थी। क्रेडिटर मैंने बोला था। क्रेडिटर कौन होता है सर? क्रेडिटर वो बंदा होता है जिससे आपने माल उधार लिया होता है। माल को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। और उसको जब परचेज करते हैं उसको परचेजेस बोलते हैं। उसके लिए जो अकाउंट खुलता है उसको परचेजेस अकाउंट बोलते हैं। और जब सेल करते हैं इन्हीं गुड्स को तब हम सेल्स यूज करते हैं वर्ड। और ये माल जितना बचा है हमारे दुकान में उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉक बोलते हैं उसको। दूसरी जगह आप पढ़ोगे इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। चाहे इन्वेंट्री बोलो, स्टॉक बोलो, गुड्स बोलो, बात है वो माल जो आपके दुकान में पड़ा हुआ है। गुड्स क्या होते हैं सर? वो चीजें जिनमें आप डील करते हो। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हो तो रेडीमेड गारमेंट्स आपके गुड्स है। अगर आप स्टेशनरी शॉप है तो स्टेशनरी आपके गुड्स है। अगर आपके फर्नीचर शॉप में काम करते हो, मतलब फर्नीचर में डील करते हो, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। अगर आप मोबाइल, आपके पास मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल आपके गुड्स है। अगर आपके पास कंप्यूटर की दुकान है तो कंप्यूटर आपके गुड्स है। ठीक है, तो जो भी चीजों में आप डील करते हो वो आपके गुड्स है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, यहां तक बात थी। उसके पास जो पैसा पड़ा हुआ था अभी भी 8 लाख बचा हुआ था और स्टॉक 7 लाख का लाया। उसके बाद उसने क्या किया? बोला मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेल्फ वेल्फ ये सब कुछ अच्छे से करना है। तो उसने क्या किया? उसने कारपेंटर वारपेंटर बुलाए और वो सब के लिए उसको 2 लाख रुपया लगे। जो मुझे वो दुकान ठीक करना है ना, शोरूम वोरूम अच्छे से बनाना है, तो उसके लिए मुझे कितना लगा? 2 लाख रुपया खर्चा लगा। तो मैंने जो 2 लाख रुपया पे कर दिया, 2 लाख रुपया मैंने कैश में काम करा दिया। तो मेरे पास जो अब एसेट बन जाएगी, मुझे तो उसको वो रखना है ना अपनी बुक्स में, उसको हम बोलते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको? फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो मैंने फर्नीचर खरीदा, सपोज इस दुकान के लिए मुझे फर्नीचर खरीदना पड़ा। तो फर्नीचर के लिए मुझे सपोज 2 लाख, तो वो फर्नीचर फिक्सचर आप कोई भी दुकान रखो तो जो भी उसका वो मतलब है वहाँ पे, जैसे टेबल है, चेयर है, और वो जो अलमीराज बने वो सारे फर्नीचर एंड फिक्सचर में आते हैं। तो वो फर्नीचर एंड फिक्सचर भी आपका क्या बनेगा सर? एसेट बनेगा, क्योंकि वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। अब पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी। अब आपने उसको कैश दे दिया तो आपका कैश जो है मेरे दोस्तों वो अब कम होकर सिर्फ कितना हुआ सर? कैश अब हमारा 3 लाख बचा। और सर एक और एसेट आया हमारा, फर्नीचर। फर्नीचर और आया हमारा 2 लाख का। नेट इम्पैक्ट वही रहा। तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज ये सारी चीजें समझ आ गई। और फर्नीचर मैंने बोला था वो फर्नीचर भी आपको समझ आ गया। तो वो फर्नीचर आई होप आपको समझ आया जो वहां पे वो फर्नीचर है। ठीक है ना? और अगर बिल्डिंग है तो ये सारे आपके एसेट्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा और उसके बाद में फिर एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है ना? वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और मैंने क्या बोला था आपको? वो पैसा जो ओनर लाएगा बिजनेस में उसको हम किस नाम से रखेंगे? कैपिटल नाम से। और वो पैसा जो वो ओनर लेगा बिजनेस से उसको हम बोला करेंगे ड्रॉइंग। क्या बोलेंगे? जो पैसा वो निकालेगा। अब दुकानदार ने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपया, चलो मेरी तो सैलरी है यहाँ से जो भी है। अब कोई और दुकानदार है जो बिजनेस करेगा, वो बिजनेस में पहले पैसे लगाएगा, तो क्या उसको साल में अपने घर के लिए नहीं लेना पड़ेगा बिजनेस से कुछ? तो वो जो अपने घर के लिए ले रहा है, बच्चों की फीस के लिए, घर के राशन के लिए, बीवी के खर्चों के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए, जो वो बिजनेस से पैसा निकालेगा तो कायदे से वो कैपिटल से कम होना चाहिए, है ना? जब उसने कैपिटल लाई थी तो हमने कैपिटल को बढ़ाया होगा, हमने बोला इसकी कैपिटल इतनी है। तो जब जब वो पैसा निकालेगा तो हम उसका एक अकाउंट खोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या अकाउंट करता है? रिप्रेजेंट
ये जो ओनर जितना भी पैसा निकालेगा साल में उसको हम ड्राइंग अकाउंट में डालेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, मतलब एक पेज में रखेंगे, जब जब वो निकालेगा उसमें रखेंगे, और लास्ट में फिर उसकी कैपिटल से लेस करेंगे। तो ड्राइंग वो पैसा है जो वो ओनर निकालता है, और इस ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसकी कैपिटल से लेस करेंगे। अब बोलेंगे तूने इनिशियली 10 लाख लाया था, पूरे साल में तुमने 2 लाख रुपया निकाले बिजनेस से, तुम्हारा पैसा बिजनेस में सिर्फ 8 लाख रुपया बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेल्स मैंने बता दिया, इन गुड्स को जब आप परचेज करते हो और फिर बाद में जब सेल करते हो तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है ना, सेल्स का दूसरा नाम होता है मेरे दोस्तों रेवेन्यू। इसका एक और नाम होता है टर्नओवर। तो मुख्तलिफ जगहों पर आप मुख्तलिफ चीज़ से पढ़ते हो, तो आप अभी याद रखो, रेवेन्यू, टर्नओवर, सेल्स सेम होता है। इसका मतलब होता है आपकी ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट्स बोलो जो आपको मिल गई, ठीक है, या जिसकी वजह से आपका डेटर क्रिएट हो गया। मैं बताता हूँ, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। हालांकि ग्रॉस रिसीट्स बोलना ठीक नहीं रहेगा, रिसीट्स या जिसकी वजह से आपका डेटर क्रिएट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे जो फोकस वाली बात है वो ग्रॉस ग्रॉस। यहाँ पे कभी भी रेवेन्यू में कंफ्यूज होता है, किसी को इससे लगता है रेवेन्यू मतलब इनकम। रेवेन्यू और इनकम में फर्क होता है मेरे दोस्तों। ये मैं लिख लेता हूँ दो चीज़ें यहाँ पे, रेवेन्यू, इनकम। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस टर्नओवर, आपको टोटल कितना मिल रहा है। इनकम मतलब है आप में इसको फायदा कितना हो गया। समझ आई बात मेरे दोस्तों। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस में आपको कितना मिला, ग्रॉस कैश इनफ्लो, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो या इन द फॉर्म ऑफ डेटर हो। अब मैंने बोला आपको डेटर, आप वो बोले सर ये डेटर क्या होता है, ये तो आपने अभी तक बताया नहीं डेटर क्या होता है। तो अब मैं बोलूंगा, ये जो आप सेल करते हो मेरे दोस्तों, ये सेल आप क्या कर सकते हो, या आप कैश पे कर सकते हो या आप क्रेडिट में कर सकते हो। जैसे परचेज का मैंने बोला था, परचेज भी आप क्या करते थे सर, या तो हम परचेज भी क्या करते थे, या तो कैश में करते थे या तो क्रेडिट में करते थे। अगर कैश में परचेज करते थे तो कैश कम होता था हमारा और परचेजेस हमारा डेबिट होता था, और अगर हम क्रेडिट में करते थे तो हमारा उधार माना जाता था, तो क्रेडिटर वजूद में आता था। जिस बंदे से मैंने उधार में गुड्स परचेज कर दिए उसको मैंने क्रेडिटर बोला। इसी तरह से अगर मैंने कैश में गुड्स पर सेल कर दिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, गुड्स कम हो जाएंगे मेरे, मतलब मेरी सेल हो जाएगी एक तरीके से, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, कैश बढ़ेगा। बट अगर उधार में मैंने भेजा, अब मेरे दुकान की पॉलिसी है मैं उधार में भी भेजता हूं, तो जिस बंदे को मैंने उधार पे भेजा अब वो बंदा मेरे लिए रेलिवेंट रहेगा, तो मुझे उसका हिसाब रखना पड़ेगा। कल के लेक्चर में मैंने बोला था अंकल जो है हमारे लोकेलिटी में, वो भी क्या करते हैं, उस कॉपी पे लिखते हैं लतीफ ने 1000 का माल लिया। अब लतीफ उसका क्या बन गया, डेटर बन गया। इसी तरह से मेरे एजे गारमेंट में अगर किसी ने उधार में कपड़े ले लिए तो वो मेरा क्या कहलाया जाएगा, डेटर कहलाया जाएगा, वो मेरा डेटर कहलाया जाएगा। डेटर, उससे मुझे पैसा लेना है, तो इसको क्रेडिटर और डेबिटर मत बोलो, इट इज नॉट डेब्टर, डेब्टर नहीं है। तो फॉर हेवन सेक, आप कॉमर्स के बच्चे हो, DEB2 को डेट पढ़ो, डेट, डेबिट नहीं पढ़ो, ठीक है। इसको डेब्टर नहीं पढ़ना है, डेटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डेटर पढ़ना है। एक और चीज, इसको RECEIPT, इसको रिसेप्टर नहीं पढ़ना है, इसको रिसीट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिसीट पढ़ना है। रिसेप्टर नहीं बोलो सर रिसेप्ट दे दो, रिसेप्ट नहीं पढ़ना है, रिसीट पढ़ना है, ठीक है ना। तो डेटर मैंने बोला। तो अब मुझे बता दो मेरे दोस्तों, मेरे साथ आंख बंद करो और मुझे बता दो क्रेडिटर कौन होता है। सर क्रेडिटर कौन होता है, सर क्रेडिटर ना वो बंदा होता है जिससे हमने माल उधार लिया होता है। मतलब सर हमने ना परचेज की होती है और वो भी हमने उधार में परचेज किया होता है। हमने वो दिल्ली वाले डीलर से 7 लाख का माल खरीदा था, तो 5 लाख हमने उसको ट्रांसफर कर दिया था, सर 2 लाख उधार में लिया था, तो हमने फिर किया था 2 लाख का क्रेडिटर खड़ा कर दिया। सर क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने क्रेडिट परचेज की होती है। वेरी गुड, क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने क्रेडिट परचेज की है। और डेटर कौन होता है, सर जब हम सेल करते हैं ना, और अगर हमने किसी को उधार भेजा है तो उसको बोलेंगे हम उधार वाली सेल को क्या बोलेंगे, क्रेडिट सेल। तो अगर हमने क्रेडिट सेल में भेजा है, मतलब उधार भेजा है, तो वो बंदा हमारा डेटर बन गया। हम अगर किसी से खरीदेंगे उधार तो वो हमारा क्रेडिटर बना, तो हम जिसको भेजेंगे उधार वो हमारा डेटर बना। तो मैंने जब उससे माल खरीदा उधार में, मैं उसका डेटर, वो मेरा क्रेडिटर। पर मैं अपनी बुक्स में क्या बोलूंगा, वो मेरा क्रेडिटर, और जिसको मैंने भेजा वो मेरा डेटर, उसके लिए मैं क्रेडिटर। बट हम अपनी बुक्स में देखेंगे तो डेटर कौन बनेगा मेरी बुक्स में, जिसको मैंने उधार भेजा। क्रेडिटर कौन बनेगा, जिससे मैंने उधार खरीदा। तो इट इज, आपको अपने आप को बीच में रखो, मेरे ऊपर क्रेडिटर, मेरे नीचे डेटर। मैं उधार ले रहा हूं किसी से
तो वो मेरा क्रेडिटर, लायबिलिटी। मेरे से कोई उधार ले रहा है, वो मेरा एसेट, डेटर, क्योंकि उससे मुझे पैसा लेना है। एसेट से क्या आता है सर, उससे पैसा आता है, या तो कैश ही फॉर्म में होता है या उससे कैश आएगा। डेटर से मेरा कैश आएगा तो डेटर मेरा एसेट, और क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी, दैट इज माई ऑब्लिगेशन। डेसेट से ही आपको पैसा मिलेगा और क्रेडिटर में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आई होप आपको डेटर और क्रेडिटर समझ आया। और सेल और परचेज में मैंने क्या यूज किया, सेल दो तरह के हो सकते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल मींस आपने कैश में सेल कर दिया है, आपको पैसे आ गए, जैसे वो दुकानदार के पास गया, भाई 500 की ये सामान दे तो ले लो 500 रुपया, दैट इज कैश सेल। और जो ही उधार में सेल की उसको बोलते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में हम डेटर का ख्याल रखते हैं, किसको भेजा हमने। कैश सेल में इट हार्डली मैटर्स किसको हमने भेजा, क्योंकि क्रेडिट सेल में हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट सेल में हमें क्या करना पड़ता है, उस डेटर को हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट सेल में हमें क्या करना पड़ता है, उस डेटर को रिकॉर्ड करना पड़ता है अपनी बुक्स में, क्योंकि उससे हमें क्या करना है, उससे बाद में पैसे लेने हैं, तो अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा ये हमारा डेटर है, तो उसको डेटर बोलते हैं। और कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज मतलब नकद में आपने माल खरीदा, और क्रेडिट परचेज में आपने उधार में माल खरीदा। उधार में माल खरीदा तो जिससे उधार में खरीदा उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमें फिर बाद में पैसे लेने, उसको हमने बाद में पैसे देने हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई। अब मैंने छेड़ा रेवेन्यू, ठीक है ना। तो रेवेन्यू मैंने क्या बोला, ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस कैश इनफ्लो आपका कितना है, चाहे आपने डायरेक्टली कैश सेल कर दी या क्रेडिट सेल कर दी, तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल टोटल सेल, तो उसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो। और रेवेन्यू के बाद क्या आता है, एक तरह से रेवेन्यू होता है कि ये मेरा आ गया रेवेन्यू, उसके बाद क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है मेरे दोस्तों। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, खर्चा। खर्चा किसका खर्चा, सर बिजनेस का खर्चा। सर हम ना बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस का खर्चा, मेरा घर का खर्चा नहीं। लतीफ ने बोला अपने अकाउंटेंट को कि मेरे घर के लिए ना वहां से चावल लाना, ये चीज लाना, तो वो क्या बिजनेस का खर्चा माना जाए, नहीं, वो ड्राइंग मानी जाएगी। अगर बिजनेस के पैसों से ओनर की कोई चीज खरीदी गई, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। हम जब बात करेंगे खर्चे की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस का खर्चा। अब एक्सपेंस से पहले एक और चीज आती है मेरे दोस्तों, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। पे फोकस करना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। हम कोई भी चीज करते हैं वो खर्चा होता है। जब मैंने माल खरीदा वो क्या किया, बिजनेस के खर्चा कर दिया। जब मैंने वो फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर फिक्सर बना दिया, क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। रेंट पे कर दिया, क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। सर ये जो हमारे स्टाफ है इनको चाय पीनी थी, क्या हो गया, खर्चा हो गया। सैलरी दे दी, खर्चा हो गया। एक्सपेंडिचर मींस स्पेंड ऑफ मनी। तो एक्सपेंडिचर मींस खर्चा। अब बिजनेस में ये जो खर्चा होगा इसको हम दो हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं। ये अब आपका पहला रूल। दूसरा रूल जो मैं डिस्कस करा अकाउंटिंग का, जो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें हम फिर बाइफरकेशन करते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है मेरे दोस्तों, वेदर दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पे फोकस करो प्लीज। बी फोकस मेरे दोस्तों, वेदर दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऊपर मैंने रेवेन्यू बोला था, ठीक है ना। फिर आप कंफ्यूज हो गए, सर आपने तो बोला रेवेन्यू है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश, उसको उधर रखो जब मैंने खाली रेवेन्यू बोला। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे मैं एक और अकाउंटिंग कंसेप्ट को इंक्लूड करूंगा, ठीक है ना। अकाउंटिंग कंसेप्ट हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। आई डोंट नो तीसरा या चौथा लेक्चर अब आगे जो होगा उसमें जब पढ़ेंगे, बट अभी भी मैं कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलूंगा। एक अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने कौन सा बोला था लास्ट लेक्चर में, सर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। उसका दूसरा नाम क्या है सर, उसका दूसरा नाम सर आपने ना कल बोला था, हम भूल गए, क्या नाम है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो क्या बोलता है, ओनर और बिजनेस सेपरेट है, हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस की। एक और अकाउंटिंग कंसेप्ट में बोलता हूं, फिर मैं इस पे आ जाऊंगा एक्सपेंडिचर पे। उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है मेरे दोस्तों, ये तो चलेगा। मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे 1 साल के लिए बिजनेस करना है। बिजनेस का जब आप पढ़ते हो बिजनेस स्टडीज में, तो बिजनेस का मतलब होता है समथिंग विच इज डन
ऑन अ रेकरिंग बेसिस। समझाई बात? आप पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज में, मैंने किसी को घड़ी भेजी एक ही बार, मेरे पास घड़ी थी मैंने भेज दी, तो क्या बोलोगे मैं बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं। जब मैं बार बार घड़ियों को खरीदूंगा और बेचूंगा तब मैं बोलूंगा मैं घड़ियों का बिजनेस करता हूँ। तो इस बिजनेस को हमने बोला कि हमें तो देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या क्या बोलते हैं इसको, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या, तो वेट करते रहेंगे जब तक बिजनेस बंद होगा, फिर देखेंगे कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। नहीं सर, हमें क्या करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। तो उसके लिए जो बिजनेस की लाइफ है, एक और कंसेप्ट है, उसका नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, वो मैं आगे बढ़ूंगा। तो बिजनेस को लाइफ है तो इंडेफिनिट है, अभी तो हमें कोई प्लान नहीं है कि मैं एक साल में बिजनेस बंद करूंगा, तो फिर तो हमें कभी पता नहीं चलेगा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो हम पूरे जो बिजनेस का टाइम है उसको बाइफरकेट करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। तो हम एक पीरियड लेते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं। जैसे हमने इंडिया में क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। अभी का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022। जैसे मैंने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं पहला साल जो हो जाएगा मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च को। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो इसी हिसाब से चलता है इंडिया में। तो टैक्स वैक्स भी सब कुछ भी कंपनी जाके हिसाब से भी फाइनेंशियल ईयर हमारा ये चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो हम देखेंगे इस पीरियड में हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस हो गया, और इस पीरियड के एंड में हम देखेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यहां तक ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ सर, यहां तक बिल्कुल ठीक है। तो इसके एंड पे हम देखेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम बिजनेस का जो लाइफ है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर अकाउंटिंग पीरियड एक पीरियड जो छोटा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पीरियड। उसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, अकाउंटिंग पीरियड। और उस अकाउंटिंग पीरियड का हम हिसाब करेंगे और हमें पता चलेगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। फिर दूसरा अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर 22-23, फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात आई कि यहां पे मैंने जो खर्चे कर दिए, अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा एक्सपेंडिचर करना। यहां से मैं खर्चा स्टार्ट करूंगा। मैंने स्टॉक परचेज कर दिया, परचेज कर दी मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, ठीक है। जैसे लगा कि हमें एक बाइक की जरूरत पड़ेगी तो मैंने बाइक खरीदी, ये चीजें खरीदी। तो ये सारा एक्सपेंडिचर है मेरे दोस्तों, क्या है, एक्सपेंडिचर है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं मेरे दोस्तों कि इस एक्सपेंडिचर का जो रिलीवेंस है, इसका जो रिलीवेंस है या इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फायदा है, इसका जो पर्पस है, इसका जो बेनिफिट है, इसका जो रिलीवेंस है, ये सिर्फ इसी एक साल के लिए है। ये सिर्फ इसी एक साल के लिए है कि इसका बेनिफिट इधर भी आने वाला है। अगर किसी भी खर्चे का फायदा सिर्फ इसी साल में है, एक ही साल के लिए है, जिस साल में कर दिया उसी साल के लिए है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और शॉर्ट में इसी को बोलते हैं एक्सपेंस। शॉर्ट में इसी को बोलते हैं एक्सपेंस। मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर किसी खर्चे का जो भी आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, लुक एट इट्स बेनिफिट, अगर इसका फायदा या इसका रेलिवेंस सिर्फ इसी साल के रेवेन्यू कमाने के लिए है, इसी साल के रेवेन्यू कमाने के लिए है, या इसी पीरियड से बिलोंग करता है, उसका कोई भी फायदा आपको आने वाले सालों में नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी साल में मिलेगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो कहलाएगा। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा मेरे दोस्तों। उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैंने अप्रैल की सैलरी दे दी, अप्रैल में जो भी मुलाजिम है मेरे उनकी सैलरी दे दी। अब वो अप्रैल में काम किया, अप्रैल की सैलरी मिलेगी, तो उसके सैलरी का उसके काम, इस मंथ के काम का फायदा इस साल थोड़ी मिलेगा। नहीं सर, अप्रैल का काम कर दिया तो इसी पीरियड का खर्चा है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर इस मंथ की रेंट दे दी या पूरे इस साल की रेंट दे दी, रेंट जो मुझे दुकानदार को रेंट देनी है, तो वो तो इसी साल से पर्टेन करता है। उनका बेनिफिट इसी साल के रेवेन्यू कमाने के लिए, अगले साल के लिए अगले साल का रेंट है। तो जो मैंने रेंट इस साल की दे दी वो तो इसी साल से पर्टेन करती है ना, तो इसी साल के वो एक्सपेंस माना जाएगा। तो वो खर्चे जिनका बेनिफिट इसी साल मिलेगा
या जिनका रिलेवेंस इसी साल की रेवेन्यू कमाने के लिए है, वो इसी साल के पीएनएल में जाएंगे, उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो मैंने वर्ड यूज किया एक्सपेंस, आई होप आपको एक्सपेंस समझा। रेवेन्यू मैंने आपको बोल दिया अलग से। तो इस साल के रेवेन्यू कमाने के लिए जो एक खर्चा हो गया उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस, और शॉर्ट रेवेन्यू एक्सपेंचर उसको बोलते हैं एक्सपेंस। रेवेन्यू मैंने आपको बोल दिया जो आपका मतलब कैश इनफ्लो आने वाला है, जो आपको फिर सेल होने वाली है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे आपके हो जाएंगे, और इसी साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने भी खर्चे होंगे, उनको रेवेन्यू एक्सपेंचर बोलते हैं, और वो इसी साल के पीएनएल में जाएंगे, और उनको शॉर्ट में हम एक्सपेंस बोलते हैं। इस पे हम जब मैं बेसिक अकाउंट टर्म्स खत्म करूंगा तो उस पर मैं फिर बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, फिर उनको डिस्कस करेंगे वेदर दिस इज एक्सपेंस, दिस इज एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंचर में फिर रेवेन्यू एक्सपेंचर है, कैपिटल एक्सपेंचर है। ठीक है, मैंने अभी तक आपको रेवेन्यू एक्सपेंचर बोला, मतलब उसका फायदा इसी साल मिलता है और इसी पीरियड का है वो। उसके बरक्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जिसका फायदा रेवेन्यू नेचर का नहीं है, इस साल के खाली रेवेन्यूज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले सालों के लिए भी उसका फायदा ले सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल यहाँ पे कॉमर्स में जब कैपिटल का यूज किया जाता है मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म, आप ऐसे याद रखो। वो कैपिटल जो ओनर इनिशियली पैसा लगता है वो एक ही साल के लिए थोड़ी लाता है, वो लाता है उसका फायदा आने वाले सालों में बहुत सारे सालों के लिए चलेगा, है ना। हालांकि वो एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो तो पैसा लगा, तो उसको कैपिटल बोलते हैं, जो मेन पैसा उसने लगा दिया, कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा जिसका फायदा एक साल से ज्यादा मिलने वाला है। एग्जाम्पल जो मैंने वहां पे वो इंटीरियर डिजाइन और सब कुछ फर्नीचर फिक्सर लगा दिया, उसका फायदा मुझे इसी साल मिलेगा, तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो फर्नीचर अगले साल काम नहीं आएगा, वो अगले साल भी काम आएगा। उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस नहीं मानते, बल्कि उसको हम एज ए एसेट दिखाते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसका फायदा हमें आने वाले सालों में भी आएगा। और एक्सपेंस का फायदा सिर्फ इसी साल में मिलता है। उसने शायद उसकी रेंट है, उसका दुकान का फायदा लिया हमने इस मंथ का, इस मंथ की रेंट इसी मंथ के लिए है, अगले साल दोबारा रेंट देना पड़ेगा। पर फर्नीचर के लिए अगले साल मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, फर्नीचर का थोड़ा सा रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, बट मेन फर्नीचर का जो खर्चा है वो इसी साल मैंने कर दिया, उसका आने वाले सालों के साथ कोई लेने देना नहीं है। तो फर्नीचर जो है दैट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाइक जो ले ली तो बाइक इसी साल चलेगी, दैट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उनको हम एक्सपेंस बोलते हैं और वो इसी साल के खर्चे माने जाते हैं। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस नहीं मानते हैं, बल्कि उसको हम एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेट में भी उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। तो एसेट्स में भी दो तरह की चीजें होती हैं, तो मैं अभी थोड़ा एसेट का भी चीजें बताता हूं। जैसे मैंने अभी एक्सपेंडिचर बोल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी तरीके से मैं अभी क्या बताऊंगा आपको। मैंने अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला, आई होप जितना मैंने बोला उतना आपको समझ आया। अब मैं एसेट के बारे में बोलूंगा, कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, और मैं बोलूंगा लाइबिलिटीज के बारे में, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। और उसके बाद इन 6 टर्म्स को हम मतलब 6 टर्म्स को हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है समझ आएगा। थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट प्लीज बियर विद मी, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। आई विल स्टार्ट विद द एसेट्स। एसेट आपको अभी समझ आया, जो भी चीजें बिजनेस की है उनको एसेट बोलते हैं। ये एसेट फिर आपकी दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। करंट एसेट की बाज़ाब्ता डेफिनेशन है, मैं उस डेफिनेशन में अभी नहीं जाऊंगा, वो मैं जब मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी आप याद रखना करंट एसेट क्या होता है। करंट क्या होता है? जो अभी का है ना, करंट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो एक साल के अंदर, असल में हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं या ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं, ये आपको काम आएगा ऑपरेटिंग साइकिल। तो पहले आप ऐसे समझो, जो अकाउंटिंग पीरियड मैंने बोला ना अभी, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, तो वो नॉर्मली एक साल का होता है। तो करंट एसेट हम नॉर्मली बोलते हैं जो हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट होगा, या तो वो खुद कैश ही है
या कैश में कन्वर्ट होगा, या अगर स्टॉक है तो वो सेल हो जाएगा, या डेटर है तो डेटर कन्वर्ट होगा कैश में। तो क्रक्स है विद इन 1 ईयर वो वापस कैश बन जाता है। या तो वो कैश ही है तो कैश इज ए करंट एसेट, या तो वो सेल होके फिर कैश बनेगा, या तो फिर सेल होके डेटर बनेगा फिर कैश बनेगा। तो अगर डेटर है वो भी 1 साल के अंदर अंदर तो पे करेगा ही, है ना। तो अगर आपने किसी को माल बेचा है तो कितना टाइम दोगे, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड को पता है क्या होता है? क्रेडिट पीरियड का मतलब, ये चीज लिख लो, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड मतलब आप कितने मंथ का उधार देते हो। जैसे बिजनेस में चलता है 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का। बिजनेस नॉर्मली ऐसा देते हैं कि क्रेडिट पीरियड आपको इतना मिला जाता है, 30 दिन का, 60 डेज का। जितने अपना बिजनेस है कि आपने उधार दे दिया तो आपको इतने दिन के अंदर अंदर पे करना है, अदरवाइज बाद में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हो सकता है कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो डेटर का भी मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है, उसके बाद वो देना ही पड़ता है। तो उसके बाद भी तो ये कैश किया जाएगा ना। तो ये सब होते हैं करंट एसेट्स। तो इसमें आपका क्या आता है, जो मैंने अभी एसेट्स दिखाए थे, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक सेल हो जाएगा, वेर एक्सपेक्टिंग को 1 साल में सेल हो ही जाएगा, और फिर जाकर वो डेटर बनेगा या डायरेक्टली कैश बनेगा, और डेटर भी 3 मंथ का तो कैश होगा। तो ये जो है जो रोटेट होते रहते हैं, ये सर्कुलेट होते हैं, ये कैश होता है। तो ये क्या करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल में, ये चीजें क्या करती है, अपने आप को पोजीशन को चेंज करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल जो आपके ऑपरेशंस होते हैं ना बिजनेस में, उसका एक साइकिल होता है। जैसे अभी मैंने आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया था, कल थोड़ा सा टच कर दिया था। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आप क्या करते हो सर, हम पहले अकाउंटिंग साइकिल में रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी समराइजेशन करते हैं। तो दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल होता है बिजनेस का ऑपरेशन साइकिल। वो कैसे होता है? जैसे मेरे पास कैश है, बिजनेस के पास कैश आया, कैश से इसने स्टॉक खरीदा, स्टॉक ने उसको सपोज उधार में भेजा तो डेटर आया, डेटर से फिर कैश आएगा। तो ये इस बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। जैसे इसको माल खरीदने में 1 मंथ लगता है, ठीक है, और माल बेचने में कम से कम 2 महीने लगते हैं, 2 महीने में माल बिक जाता है। डेटर 3 मंथ, तो इसका होगा 3 2 5 और 6, तो 6 मंथ हो गया इसका ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऐसी चीज़ें करंट एसेट होते हैं। बट हम अगर कभी किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किसी का ऑपरेटिंग साइकिल 10 दिन का हो सकता है, 20 दिन का हो सकता है, 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, हम साल की यहाँ पे बात करते हैं। जो 1 साल में ये रोटेट हो जाएगा, कैश से स्टॉक, स्टॉक से डेटर, ये सारी क्या होते हैं आपकी करंट एसेट्स। तो इसमें आपका कैश आता है, स्टॉक आता है, अभी डेटर आता है, और बाकी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आगे आगे, तो उनको फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर ये करंट एसेट होना चाहिए या फिक्स्ड एसेट होना चाहिए। तो आई होप आपको करंट एसेट समझ में आ गया। फिक्स्ड एसेट क्या है? जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है, जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा होता है, मतलब जो 1 साल से ज़्यादा तक चलेंगी, जो सिर्फ 1 साल तक ही चलेंगी खर्चों में, एक्सपेंडिचर में, वो माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो एक्सपेंडिचर जिसका फायदा आपको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, जिसका फायदा आपको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट, दैट इज योर फिक्स्ड एसेट। इसमें क्या आता है, सपोज मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस की बिल्डिंग खरीदी, तो वो बिल्डिंग तो 1 ही साल थोड़ी चलेगी, तो वो मेरा फिक्स्ड एसेट होगा। और एग्जाम्पल दे दो सर, वो जो फर्नीचर वहां पे है, और अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मतलब मैं गुड्स को खुद ही बनाता हूं, सपोज ये तो मैंने अभी ट्रेडिंग कंसर्न बोला, आरजे गारमेंट्स, एजे गारमेंट्स, जो काम क्या करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब आप जो बिजनेस करते हो मेरे दोस्तों, आप जो बिजनेस करते हो वो भी 2-3 तरीके के होते हैं। नॉर्मली जो बिजनेस होते हैं, इसको भी नोट कर देना, क्योंकि आई एज्यूम कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 11th क्लास में है, ठीक है ना। तो आपको भी बाकी चीज़ें पता नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो बिजनेस जो हम इंडिया में करते हैं या किसी भी कंट्री में करते हैं, बहुत तरीके होते हैं, बट मेजरली 3 होते हैं। मैं ऐसा लिखूंगा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, उसके बारे में मुझे अकाउंट करा दे। इंडिया में जो अभी सबसे ज्यादा टैक्स चलता है ना गुड्स पे, वो होता है जीएसटी। इसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिजनेस से लेते हैं ना जीएसटी, लेते हैं किस पे लेते हैं? गुड्स पे और सर्विसेज पे। तो इसका नाम क्यों पड़ा जीएसटी? क्योंकि इंडिया में जो बिजनेस होते हैं वो नॉर्मली या तो गुड्स के साथ होता है या तो सर्विस के साथ होता है। आप जो बिजनेस देते हो वो या तो गुड्स में डील करते हो या तो सर्विसेज देते हो। जैसे मैंने एजी गारमेंट्स है, तो दैट इज व्हाट सर, वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, सपोज मैं, मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं वहां पे क्या दे रहा हूँ, सर्विस है।
मैं एज ए डॉक्टर किसी किसी को कंसल्टेंसी देता हूं, तो वो क्या दे रहा है, मैं सर्विस दे रहा हूं। तो बिजनेस का दो तरीका, या तो आप गुड्स में डील करोगे या तो सर्विस दोगे। तो उसके लिए है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जहां जहां गवर्नमेंट को लगेगा यहाँ से कुछ हो रहा है तो उस पर वो टैक्स लगा देंगे। तो अभी तो दो ही चीजें, या तो गुड्स है या सर्विस है। तो मैं सर आपने तो तीन बोला था। गुड्स में आपके दो तरीके करने के, सर्विस इज सर्विस। गुड्स में आपके दो तरीके करने के, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या तो आप ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडिंग में क्या होगा, आप गुड्स को एज इट इज खरीदोगे और बेचोगे, परचेज सेल करोगे। इसमें आप क्या करोगे, गुड्स को परचेज और फिर उसको सेल करोगे, ये ट्रेडिंग हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल को परचेज करोगे। रॉ मटेरियल को परचेज करोगे विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, जो चीज है उसको फिनिश्ड गुड बनाओगे, फिर फिनिश्ड गुड को सेल करोगे। तो यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा होती है, पहले रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो, फिर जाके उनको सेल करते हो। तो ये गुड्स में या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो खुद ही वो चीज बना था। मतलब मैं अब क्या करूंगा, मैंने बोला मैं अब लतीफ की जो एजी गारमेंट्स को डाइवर्सिफाई करूंगा, मैं अपनी फैक्ट्री भी खोलूंगा। तब मैं क्या करूंगा, कपड़ा खरीदूंगा, लुधियाना से कपड़ा खरीदूंगा, सूरत से कपड़ा खरीदूंगा और फिर उनको खुद कपड़े बना दूंगा। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में आ गया। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो तो प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, तो उसके लिए मुझे मशीनरी खरीदनी पड़ेगी ना। तो वो जो मशीनरी है उसको हम बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एक्चुअली कोई असली मशीनरी तो मतलब अगर खाली मशीनरी है, बट उसके साथ जो बाकी चीजें होती है वो फैक्ट्री वैक्ट्री अगर कुछ होगा वो सब पूरा क्या बनता है, प्लांट एंड मशीनरी। कभी कभी कोई मशीनरी ऐसी है तो वो उस प्लांट का पार्ट ही बनती है, जैसे आपने जूस की फैक्ट्री देखी, तो वो जो सारा खर्चा होता है उसको बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या बनेगा, उस पर जितना भी खर्चा होगा तो क्या फायदा उसी साल मिलेगा, नहीं सर वो प्लांट तो आगे इतने सालों में चलेगा। तो वो प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या बनेगा मेरे दोस्तों, प्लांट एंड मशीनरी, उसको P&M बोलते हैं। और इसको होते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है ना। फर्नीचर वो जो मोटा मोटे फर्नीचर, और जो फिक्सचर जो ये शेल्फ वेल्फ होते हैं। और प्लांट एंड मशीनरी जो है ये आपका क्या बनेगा, ये आपका फिक्स्ड एसेट बनेगा, क्योंकि इसका फायदा जो है एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चलेगा। उसका फायदा जो है मेरे दोस्तों एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए चलेगा। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा बोला फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, और आगे जो बाकी चीजें आएंगे उनमें डेप्थ में हम एनालिसिस करेंगे कि ये फिक्स्ड एसेट आएगा कि करंट एसेट आएगा। तो अभी थोड़ा सा मैं लिंक करूंगा एक्सपेंडिचर के साथ और फिक्स्ड एसेट के साथ। तो आपका जो मेरे दोस्तों ये एक्सपेंडिचर है, अगर उस एक्सपेंस का फायदा एक साल में ही होने वाला है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उसको एक्सपेंस माना जाएगा। तो वो एसेट तो कभी बनेगा नहीं, वो खर्चा माना जाएगा। और अगर उसका फायदा एक साल से ज्यादा होने वाला तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और उसी को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, current asset is not expenditure. Current asset is the thing is owned by the business which is either in the form of the cash or it is converted in the cash within normal operating cycle, or we say within one financial year. ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या बचा, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज जो बिजनेस के कर्जे है, द मनी विच इज ओव्ड बाय द बिजनेस, ये भी होता है करंट लाइबिलिटी, और होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मीन्स जो मुझे विद इन 1 ईयर पे करनी है, विद इन 1 ईयर मुझे पे करना है, सेटल करना है, वो मेरा करंट लाइबिलिटी है। जैसे क्रेडिटर है, उससे मैंने जो माल लिया था ना उधार, उसने बोला 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, तो 3 मंथ के अंदर अंदर मुझे पे करना है, तो विद इन 1 ईयर क्योंकि मुझे उसको पे करना है, ये मेरा क्या बनेगा, करंट लाइबिलिटी। जैसे मेरी रेंट है अभी ड्यू, उसकी रेंट मैंने अभी पे नहीं किया, उसने बोला अगले महीने की 10 तारीख तक पे करना होता है, तो 31 मार्च को मैं जो देख रहा हूं 1 मंथ की रेंट मैंने अभी पे नहीं किया है, तो दैट इज माय करंट लायबिलिटी। ठीक है। और मेरा अगर सीसी लिमिट है, बैंक से लोन है, कैसा लोन है, सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट, वो बैंक मुझसे कभी भी मांग सकता है। ऑन डिमांड लोन है, मतलब अगर मेरा ऑन डिमांड लोन है, जो मैंने किसी से पैसे बैंक से लोन लिया है ऐसा कि जब भी बैंक मांगेगा मुझे देना पड़ेगा, तो मेरा क्या बनेगा, करंट लायबिलिटी। उसके बरक्स अगर मैंने बैंक से 10 साल का लोन लिया है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए मैंने टर्म लोन लिया है, उसको हम टर्म लोन बोलते हैं। टर्म को अवॉइड कर, आर जो बीच में आता है उसको अवॉइड किया करो। टर्म लोन है तो ये लोन मुझे 1 साल ही पे नहीं करना है ना, मैंने 5 साल का लोन लिया है, 10 साल का लोन लिया है, तो इसमें से जो मुझे अगले वाले 9 ईयर्स में पे करना है वो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी आएगा। जो इस साल पे करना पड़ेगा, सपोज 10 लाख का लोन लिया, उसमें से मुझे 1 लाख इस साल पे करना पड़ेगा आने वाले 1 साल में, और 9 लाख आगे वाले साल में यूज करना है, तो इस लोन को हम क्या बोलते हैं, टर्म लोन बोलते हैं।
और इसको हम बोलेंगे ये नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये मुझे आने वाले 1 साल में ही पे नहीं करनी है। और सपोज इसमें आगे डिबेंचर्स जो बाकी चीजें आते हैं तो मेरी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसमें मैं डिटेल में क्वेश्चंस करा दूंगा। आई होप आपको मोटा मोटी आइडिया मिल गया। फिक्स्ड एसेट वो खर्चे, वो चीजें जिनका फायदा मुझे 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है। करंट एसेट्स वो चीजें जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। करंट लाइबिलिटी जो विद इन 1 ईयर पे करनी पड़ेगी। नॉन करंट लाइबिलिटीज जो जिनका पेमेंट मेरा मैच्योरिटी मतलब पेमेंट जो है 1 साल से बाद पे करना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट करंट एसेट हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट फिक्स्ड एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट द एक्सपेंसेस। और उन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उस साल के रेवेन्यू के साथ, तो हमें उस साल का प्रॉफिट पता चलता है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए मैं देखूंगा इस साल मैंने रेवेन्यू कितना कमाया। रेवेन्यू मतलब मेरी सेल कितनी हो गई, ठीक है। उसमें से लेस क्या करूंगा, मेरे इस साल के खर्चे कितने हो गए। तो जो मेरी परचेजेस है इस साल की, वो मेरा क्या बनेगा, इस साल का खर्चा। उसमें से सिर्फ जो माल मेरा बचा हुआ उसको मैं बाहर निकालूंगा, उसको स्टॉक बोलूंगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा अकाउंटिंग का रूल। बाकी मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरी सैलरी उसमें से लेस करूंगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं अगर मैं समराइज करूंगा, सपोज मेरी सेल इस साल होगी 13 लाख रुपया, उसमें से लेस करूंगा जो मेरे एक्सपेंडिचर हो गए, जैसे नेट परचेजेस, मतलब जो माल मैंने बेचा खरीदा उसमें से कुछ बचा हुआ है। जैसे मैंने 7 लाख का माल खरीदा, फिर और खरीदा, ऐसी जगह मैंने 12 लाख का माल खरीदा। 12 लाख का माल खरीदा बट 8 लाख का मेरे पास बचा हुआ है, ये 4 लाख का बचा हुआ है। तो नेट में मैंने कितना परचेज कर दिया, 8 लाख। तो मेरा खर्चा कितना हो गया, 8 लाख। मैंने सैलरी दे दी 1 लाख की अपने एम्प्लॉयज़ को, मैंने रेंट दे दिया 2 लाख का, ठीक है। और मेरे जनरल एक्सपेंसेस हो गए, जनरल एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस वहां पे हो गए 50,000 के। तो दिस इज माई रेवेन्यू, दिस ऑल इज माई एक्सपेंस। तक नाउ का साढ़ का तो ढाई, तो 2.5 लाख का मेरा क्या हो गया, ये मेरे फायदा हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। 13 लाख का मेरा रेवेन्यू हो गया, उसमें से मेरे इस साल के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, जो इस साल के पीएनएल में जाएंगे, वो हो गए मेरे 11.5 लाख, 12 लाख, तक नाउ का 1.5 लाख। कभी कभी ये कैलकुलेशन एरर हो सकता है, कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1.5 लाख मेरा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, जब आपका रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है इस साल के, तो आपका खुदा ना खास्ता लॉस हो जाएगा। यहां पे अगर कोई बोलेगा सर आपने जो फिक्स्ड एसेट खरीदे थे 5 लाख के, कार खरीदी थी या जो भी चीज खरीदा था, तो आपका रेवेन्यू तो 13 लाख का था, और खारा अगर यहाँ पे एक्सपेंस की जगह मैं एक्सपेंडिचर डालता, जितना भी आपने स्पेंडिंग कर दिया, और स्पेंडिंग तो मेरा 15 लाख था, तो फिर मेरा क्या होता, लॉस। बट वो गलत था, क्योंकि ये इसमें से 5 लाख का खर्चा ऐसा किया था जिसका फायदा मुझे आने वाले सालों में भी आएगा। तो वो सारा खर्चा इस साल नहीं जाएगा, तो उसका क्या मतलब, फिर वो कभी नहीं जाएगा। सर वो जाएगा इस साल के पीएनएल में, बट प्रोपोर्शनेटली जाएगा। सर ये चीज समझ नहीं आया हमें, ये क्या बोल रहे हो आप, प्रोपोर्शनेटली। देखो मेरे दोस्तों, मैं इसी बिजनेस की एग्जांपल देता हूं, जिसमें उसने सेल तो कर दिया 13 लाख का, और उसने जो खर्चे कर दिए, एक्सपेंडिचर जो कर दिया, उसमें आपने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 5 लाख का है, और उसका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सारा परचेज लेके, वो 11 लाख का है, ठीक है। तो यहां पे क्या निकलेगा, टोटल खर्चा कितना हुआ उसका, 16 लाख का। तो यहां पे आप दो नजरिया हो सकते हैं। एक नजरिया बोलेगा भाई आपने इस साल सेल कर दी 13 लाख, और आपका जो खर्चा होगा इस साल 16 लाख, तो 13 माइनस 16 इक्वल टू -3 लाख। तो आप बोलोगे सर आपको 3 लाख का लॉस हुआ है। एक नजरिया ये है, सिंपल सी बात है, सर यूर सेल हैज बीन 30 लाख एंड द एक्सपेंडिचर यू हैव इनकर्ड इन दिस होल ईयर इज, सर 16 लाख का खर्चा हो गया, सर हमारा 3 लाख का लॉस हो गया। बट इसमें दूसरा नजरिया है, सर ये एक्सपेंडिचर पर जब हमने एनालिसिस कर दिया, इसमें हमने 5 लाख का एक एसेट खरीदा है, 5 लाख का जो एसेट है, जिसमें सपोज मैं इसका भरते बाई फर्नीचर 2 लाख का है, और सपोज कार खरीदी है 3 लाख की, कार खरीदी है 3 लाख की, ये 5 लाख का खर्चा ऐसा है। और ये 11 लाख का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें परचेजेस आपकी 8 लाख की है, नेट परचेजेस, ठीक है ना। और इसमें आपका फिर सैलरी है अभी 1 लाख का, रेंट है 2 लाख का, ठीक है ना।
ये पूरा 8 और 9 11 लाख हो गया और ये 5 लाख हो गया। तो आप बोलोगे 11 लाख का 11 लाख तो उड़ गया पूरा, ये कुछ बचा हुआ नहीं है। तो 13 माइनस 11 तो पक्का है, बट ये जो 5 लाख है सर, ये तो अभी मौजूद है, गाड़ी भी मौजूद है और फर्नीचर भी मौजूद है। बट क्या वो 5 लाख का 5 आज की डेट में वैल्यू है? नहीं सर, उसका 5 लाख तो वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हुई होगी, क्योंकि फर्नीचर थोड़ा यूज तो कर दिया ना, तब उसकी वैल्यू तो उतनी नहीं रही। आज की डेट में अगर आप फर्नीचर को बोलोगे तो उतना पैसा थोड़ी आएगा, और कार को बेचोगे उतना पैसा थोड़ी आएगा। तो इस 5 लाख पे हम क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं सर इसकी ना साल में इतनी वैल्यू कम हो गई। उस वैल्यू कम होने को हम बोलते हैं डेप्रिशिएट होना। आपने वर्ड सुना होगा, डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? कम होना। तो ये जो एसेट है आपका फर्नीचर और कार, इसकी वैल्यू क्या होगी? कम। तो फिर इसका तरीका होता है निकालने का, वो हम पढ़ेंगे आगे डेप्रिसिएशन के मेथड। तो हम बोलेंगे अभी मोटा मोटी इतना चीज, ये जो 5 लाख का खर्चा था, ये पूरा खर्चा तो ठीक है, खर्चा तो 5 लाख का है, बट ये एक्सपेंस नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको हम एसेट ट्रीट करेंगे। बट इसका प्रपोर्शनेट खर्चा जाएगा इस साल के पीएनएल में, क्योंकि ये भी तो हमें काम आया। ये फर्नीचर और ये कार, इनका भी तो रोल है इस साल के रेवेन्यू के लिए, बट इनका रोल सिर्फ इसी साल के लिए नहीं है, इनका फायदा आने वाले सालों के लिए भी है। तो ये प्रोपोर्शनेटली होगा हर साल के लिए। उसके लिए डेप्रिसिएट के मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी यहां पे याद रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जाना है पीएनएल में, उस पीरियड में जाना है, उस साल के रेवेन्यू में रोल है। तो जिस प्रोपोर्शनेट में रोल है उस प्रोपोर्शनेट में जाएगा। उसके पीछे एक और अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट, तो मैं आगे बता दूंगा। बट यहां पे हम बोलेंगे सपोज सर 10% इसकी वैल्यू कम होगी साल के लिए, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000 रुपया। तो हम बोलेंगे 0.5 लाख, तो सर और इसमें से एक्सपेंस जाएगा, तो वो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारा जो एसेट है अभी फिक्स एसेट, वो 5 लाख का नहीं रहेगा, 4.5 लाख का रहेगा। उसका 50,000 जो है इस साल चलेगा। क्यों? हमने बोला ये फर्नीचर और कार सर 10 साल चलेगा सपोज, तो हर साल इसमें से 50,000 रुपये कम हो जाएगा, जो हर साल में हम एलोकेट करेंगे। मतलब 5 लाख का खर्चा जो होगा, इसका फायदा एक साल में नहीं मिलेगा, 10 साल में मिलेगा। तो प्रोपोर्शनली इस साल के लिए सपोज 50,000 जाएगा, 5 लाख का 10% जो भी बनेगा वो। तो फिर हम बोलेंगे कि सर इस साल हमारा फायदा कितना हुआ? 13 माइनस 11 इज 2, 2 माइनस 0.5 इज 1.5, तो 1.5 लाख इज द प्रॉफिट। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ अराइविंग एट द प्रॉफिट्स। अगर कोई बंदा ऐसे करेगा, 3 लाख का नुकसान हो गया, तो वो गलत इमेज दे रहा है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही नहीं है। क्यों भाई? आपके पास गाड़ी भी तो बड़ी बची हुई है मौजूद, तो आप क्यों बोल रहे हो आपको 3 लाख का लॉस हुआ? आपके पास तो अभी 2.5 लाख की गाड़ी बची हुई है और फर्नीचर का 2 लाख का बचा हुआ है, तो 4.5 लाख तो अभी भी मौजूद है आपके पास। तो आप जो -3 बोल रहे हो, आप उल्टा बोल रहे हो। -3 आपको बोल रहे हो नुकसान, बट आपके पास 4.5 की चीजें अभी भी मौजूद है ना, तो आपका नेट लॉस तो 1.5 लाख ही हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, दिस इज हाउ वी लुक एट द थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये प्लस माइनस कुछ नहीं करना है हमें सारा गेम डेबिट क्रेडिट से चलना था। तो ये इनकम जो है, ये मेरा इनकम आ गया, इसको हम जो वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड इनकम इज सिनोनिमस, बट हम यूज करते हैं नॉर्मली प्रॉफिट। ठीक है ना? तो 43 मिनट्स का हो गया, और फिर आता है प्रॉफिट और गेन। ठीक है? एंड उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है प्रॉफिट और गेन पे। और नॉर्मली क्या होता है, हम प्रॉफिट जब बात करते हैं तो बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज होती हैं, सेल परचेज, ये जो जिसमें डील करते हैं, उसमें प्रॉफिट बोलते हैं। बट कभी कभी सपोज अगर ये कार है, इस कार को मैं हर साल डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, लास्ट में इसका जो बुक्स में वैल्यू बचा है 20,000 बचा हुआ है, सारा डेप्रिशिएट करके इसका वैल्यू 20,000 बचा है, फिर मैंने इसको बेचा 50,000 में, कभी ना कभी मैं इसको बेचूंगा ना, तो मेरी बुक्स में इसकी वैल्यू 20,000 थी और मैं 30,000 का बेचा। यहाँ पे जो फायदा होता है उसको हम गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन। प्रॉफिट और गेन में इतना ही फर्क है, हालांकि अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं रहता ज्यादा, सारे दोनों पीएल में है। बट प्रॉफिट हम बोलते हैं नॉर्मल जो प्रॉफिट आता है मेन एक्टिविटी से, और गेन जो ऐसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से आपका प्रॉफिट हो गया, उसको आप गेन बोलते हैं। बट जाना लास्ट में फिर पीएनएल में उस चीज को भी। तो और भी कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है, बट आई होप क्योंकि 45 मिनट्स आपके लिए ज़्यादा होते हैं अकाउंटिंग टर्म्स, अभी मैं एक और लेक्चर लूँगा अकाउंटिंग टर्म्स पर, जिसमें हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, वो लास्ट लेक्चर रहेगा अकाउंटिंग टर्म्स पे। उसमें हम क्या करेंगे, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है उनको मैं कवर करूँगा, और फिर उस डेट में मैं बुक के रेफरेंस लूँगा, और बुक में कुछ चीज़ें हम लेंगे एग्जाम्पल्स, उनको हम डिस्कस करेंगे
कि ये एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, करंट एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, तो अपनी वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें और एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में कल हम इंशाल्लाह बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंसेप्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे आ जाएंगे। बट अभी भी आपको बुक नहीं देखनी है, नेक्स्ट लेक्चर में भी जो बुक है वो मैं ही खोल के रखूंगा, यहाँ पे आपको बुक दिखेगी, आपको उसी पे फोकस करना है, अभी भी आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।